नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। करंट अफेयर्स के अपने इस सेशन में मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का। दैनिक करंट अफेयर्स आपको सुबह 8 बजे मिल रहा है और इसी समय पर नियमित मिलता रहेगा। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यदि किसी दिन नहीं मिलता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताया करें या टेलीग्राम ग्रुप पर आप शेयर कर दिया करें। आज का जो पहला टॉपिक है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, पहला टॉपिक संबंधित है माउंट नेमुरत से। माउंट नेमुरत, माउंट नेमुरत NEMRUT, माउंट नेमुरत जो है ये इन दिनों चर्चा में है। आपको बता दें यह एक ज्वालामुखी शिखर है। ठीक है, क्या है? ज्वालामुखी शिखर है। अंतिम बार ये 1650 ईस्वी में फटा था। 1650 ईस्वी में ये अंतिम बार आखिरी बार फटा था। और इसका जो क्रेटर है ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसका जो क्रेटर है वहाँ पे बोला गया है कि जो आकृति बन रही है वो इन यांग जैसी है, इन यांग सिंबल जैसा है। अब ये जो इन यांग सिंबल होता है, मैं इसकी बात करूं तो ये नासा से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? सॉरी, इस इन यांग सिंबल को जो है देखा है किसने? नासा ने देखा है। और इन यांग सिंबल जो है ये चाइना से संबंधित है। एक इस प्रकार का आप कह सकते हैं, कुछ इस प्रकार का एक ये सिंबल होता है जहाँ पे इस तरफ जो है पूरा डार्क होता है। इसको हम पूरा ब्लैक कर दें और यहाँ पे यदि हम वाइट मार्क का प्रयोग कर दें ऐसे, तो कुछ इस तरह का एक सिंबल होता है जिसको चाइनीज़ में प्रयोग किया जाता है। तो यही बताया गया है कि ये जो माउंट नेमुरत है वहाँ पे जो ज्वालामुखी शिखर है वहाँ के क्रेटर में जो है इन यांग सिंबल बन गया है। और इसको देखकर किसने बताया? इसको देखकर नासा ने बताया। नासा ने इसको कैप्चर किया है। तो आपको याद रखना है इन यांग सिंबल का संबंध किससे है? चाइना से है। या दूसरे शब्दों में आपसे पूछा जाए कि माउंट नेमुरत का संबंध कहाँ से है, तो आप बताएंगे कि इसका संबंध तुर्की से। ठीक है, तुर्की एक देश है, आप जानते हैं। तो तुर्की या तुर्की बोलते हैं इसको, तो वहाँ से इसका संबंध है। आपको बता दें कि एक शब्द प्रयोग किया जाता है कॉलडेरा। कॉलडेरा एक शब्द प्रयोग किया जाता है भूगोल विषय में। यह होता है जब ज्वालामुखी फटता है, तो ज्वालामुखी फटने से ऊपर के छिद्र पर जब पानी भर जाता है, ठीक है, मान लो ये कोई ज्वालामुखी है, ये ऊपर का छिद्र है, यहाँ पे पानी भर जाता है और पानी भरने के कारण ये जो झील बन जाती है इसको बोलते हैं कॉलडेरा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने देखा कि इस सिंबल का संबंध है चाइना से। कहाँ से संबंधित है? चाइना से संबंधित यह सिंबल है। अब चाइना की हम जब बात कर रहे हैं, आप लगातार देख रहे हैं कि चाइना अपने आसपास के क्षेत्रों में, विशेष रूप से जो एशिया के देश हैं उनको लगातार परेशान कर रहा है। चाहे वो फिलीपींस आपका हो गया, चाहे वो फिलीपींस हो गया, चाहे वो इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, चाहे वो इंडोनेशिया के साथ साथ आपका मलेशिया हो गया। मतलब इन देशों को लगातार, विशेष रूप से फिलीपींस को लगातार ये प्रभावित कर रहा है, लगातार इनके क्षेत्रों को वो कब्जा कर रहा है। तो यहाँ पे जब हम चीन की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि चीन को, जो चीन की गतिविधि है हिंद महासागर क्षेत्र और प्रशांत महासागर क्षेत्र, उसको काउंटर करने के लिए एक संगठन का गठन किया गया था, क्वाड, यदि आपको पता हो तो। अब आपका ये होमवर्क है कि क्वाड के कौन कौन से सदस्य मेंबर हैं ये आपको बताना है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इसी संदर्भ में चीन की गतिविधियों का जवाब देने के लिए लगातार जो एशियाई देश हैं वो भारत के संपर्क में हैं, ऑस्ट्रेलिया के संपर्क में हैं और आपसी सैन्य अभ्यास करते रहते हैं। इसी संबंध में एक सैन्य अभ्यास हुआ है जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने भाग लिया है। और भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया ने जो त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास किया है, ये दूसरा संस्करण इसका हुआ है। दूसरा संस्करण इसका संपन्न हुआ है। कहाँ पे संपन्न हुआ है? याद रखिएगा, इसका दूसरा संस्करण कोच्चि में संपन्न हुआ है। कोच्चि में कहाँ पे संपन्न हुआ है? कोच्चि में INS द्रोणाचार्य, INS द्रोणाचार्य जो नेवल ट्रेनिंग बेस है, नेवल ट्रेनिंग बेस है, इसी नेवल ट्रेनिंग बेस पे ये संपन्न हुआ है।
आपको यह भी पता होगा कि जब हम कोच्चि की बात करते हैं तो सदर्न नेवी का हेडक्वार्टर भी कोच्चि में है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कोच्चि की जो मेट्रो थी, कोच्चि की मेट्रो पूरे भारत में गूगल वैलेट का प्रयोग करने वाली पहली मेट्रो थी। गूगल वैलेट का प्रयोग करने वाली पहली मेट्रो कौन सी थी? कोच्चि मेट्रो थी। ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। हमने अभी देखा कि नासा ने उस क्रेटर को देख के बताया कि वहाँ पे जिनजियांग नामक जो एक संरचना है वो देखने को मिल रही है। अब यदि हम नासा की बात करें तो आपको पता होगा नासा ने अभी एक मिशन किया था और इस मिशन का नाम था प्री फायर पोलर मिशन। प्री फायर पोलर मिशन की जब हम बात करते हैं तो याद रखना है कि प्री फायर पोलर मिशन नासा का एक मिशन है और यहाँ पे जुड़वा उपग्रह भेजे गए थे। याद रखना है कि इस मिशन में जुड़वा उपग्रह जो है वो भेजे गए थे। ठीक है, विशेष रूप से इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि आर्कटिक क्षेत्र जो है भूमंडलीय उष्मीकरण के कारण यदि हम देखें तो 1970 से लेकर 2024 में लगातार आपको देखने को मिल रहा होगा कि भूमंडलीय उष्मीकरण जो है वो 2.5 गुना बढ़ गया है। तो आर्कटिक में विशेष रूप से भूमंडलीय उष्मीकरण बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ रहा है, प्री फायर पोलर मिशन का यही उद्देश्य है, यही पता लगाना है। इस मिशन में 2 रॉकेट भेजे जाएंगे और ये मिशन न्यूजीलैंड से लॉन्च किया जाएगा। पहला जो रॉकेट है उसका नाम है रेडी एम प्री फायर। ठीक है, दूसरा जो रॉकेट है उसका नाम है प्री फायर एंड आइस। रेडी एम प्री फायर और प्री फायर एंड आइस। और आपको बता दें कि एक कंपनी है जिसका नाम है रॉकेट लैब और रॉकेट लैब कंपनी द्वारा इसको विकसित किया गया है। नासा की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि नासा के मंगल ग्रह के कई सारे मिशन हैं। नासा के कई सारे मंगल मिशन हुए हैं जिसमें कुछ प्रमुख आपको पता होना चाहिए, जैसे इनसाइट नासा का मिशन था, पाथ फाइंडर ये भी नासा का मिशन था और मंगल ग्रह को लेकर था। दूसरा क्यूरियोसिटी रोवर, ये भी इन्हीं का मिशन था। अगला आता है परसेवरेंस रोवर, ये भी इन्हीं का मिशन था। अगला आपका आता है MRO, ये भी इन्हीं का मिशन था। तो नासा ने बहुत सारे मिशन मंगल ग्रह पे किए हैं और सिर्फ मैं मंगल ग्रह के मिशन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस समय मंगल ग्रह के मिशन चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो जो है ये मंगलयान 2 मिशन जो है वो लॉन्च करने जा रही है और इसके साथ ही भारत तीसरा देश बन जाएगा जिसके मिशन मंगल ग्रह पे होंगे। और आपको बता दें कि ये जो मिशन होगा LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा और ये सबसे भारी रॉकेट है। याद रखना है, भारत का सबसे भारी रॉकेट है और इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, GSLV-M-3 नाम से भी इसको जानते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मार्बल फिट करेंगे। ये मार्बल क्या है? मार्टिन बाउंड्री लेयर एक्सप्लोरर फिट करेंगे और ये जाके क्या करेगा, ये जाके मंगल ग्रह का जो वातावरण है, मंगल ग्रह का जो वातावरण है, इस वातावरण का ये अध्ययन करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो मिशन है विशेष रूप से मंगलयान 2 जो हम भेज रहे हैं, ये मंगल ग्रह के वातावरण के अध्ययन के लिए भेज रहे हैं। यदि हम बात करें मंगलयान मिशन की, ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन की बात करें तो हमने 5 नवंबर वर्ष 2013 को ये मिशन लॉन्च किया था और सितंबर 2014 में ये पहुंच गया था और पहली बार में ही पहुंचा था। 450 करोड़ रुपए का इसमें खर्च आया था। MOM का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, और इसमें 450 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। और ये भारत के लिए, भारत की इस स्पेस एजेंसी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उपलब्धि किस संदर्भ में थी यदि मैं बताऊं आपको, क्योंकि बहुत सारे देश जो है मंगल के मिशन किए हैं लेकिन इतने कम कॉस्ट में कोई भी नहीं कर पाया था। और यहाँ तक कि जो हमारा प्रतिद्वंदी देश है चाइना,
चाइना ने भी इसको बोला था प्राइड ऑफ एशिया। प्राइड ऑफ एशिया इस मिशन को चाइना ने भी सराहा था, चाइना ने कहा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक जो है वो संबंधित है एक, आप कह सकते हो एक, जैसे होता है देश का सर्वोच्च सम्मान, एक सर्वोच्च सम्मान अभी भारतीय प्रधानमंत्री को मिला था जिसका नाम था ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो। ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो। ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो ये किस देश से संबंधित है? तो आपको याद रखना है हमारा पड़ोसी देश है भूटान, जिसकी राजधानी है थिम्पू। इन्होंने अपना सर्वोच्च सम्मान भारतीय प्रधानमंत्री को दिया है। और आपको यह भी बता दें कि पिछले दिनों आपको याद होगा एक डिक्लेरेशन चर्चा में था यहाँ का, जिसको बोलते हैं पारो डिक्लेरेशन। पारो डिक्लेरेशन क्या था? पारो एक शहर है यहाँ का। पारो डिक्लेरेशन क्या था? पारो डिक्लेरेशन था कि अगले 10 सालों में, याद रखना है पारो डिक्लेरेशन क्या है, अगले 10 सालों में 1 बिलियन डॉलर, अगले 10 सालों में 1 बिलियन डॉलर रुपए इकट्ठा करने हैं। फंड 1 बिलियन डॉलर का जनरेट करना है। किस लिए? टाइगर के पर्यावास को बचाने के लिए। टाइगर के जो आवास हैं, पर्यावास हैं, उनको बचाने के लिए 1 बिलियन डॉलर इकट्ठा करने हैं। और ये पारो डिक्लेरेशन, पारो घोषणा में इसको अपनाया गया। और आपको बता दें भूटान की जो राजधानी है थिम्पू, यहाँ पे अभी हाल ही में भूटान की राजधानी है थिम्पू, और थिम्पू का जो शहर है पारो, यहाँ पे अभी हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई थी। और इस कॉन्फ्रेंस का नाम था सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंड स्केप्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन पारो में किया गया था। तो सिर्फ आप पारो डिक्लेरेशन यदि याद रखते हैं तो वहाँ से भी आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इसी के साथ साथ मैं एक और फैक्ट आपको बता देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे अभी हाल ही में भूटान में पहली बार हाई एल्टीट्यूड पूल बनाया गया है। और हाई एल्टीट्यूड जो पूल है ये 2400 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। आपको पता होगा एक इनिशिएटिव चलाई जा रही है जिसका नाम है पूल्स फॉर ऑल प्रोग्राम इनिशिएटिव। ये क्या है? ये वर्ल्ड एक्वाटिक्स का प्रोग्राम है। पहले इसको फिना नाम से जानते थे। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मैं बात करूं तो लोजेन शहर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। पानी वाली स्पोर्ट प्रतियोगिता ये करवाता है। तो ये भी याद रखना है। पूल्स फॉर ऑल प्रोग्राम इनिशिएटिव ने भूटान में पहली बार हाई एल्टीट्यूड पूल बनाया है, जिसकी ऊंचाई जो 2400 मीटर की ऊंचाई पर है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। और भूटान से जुड़ी हुई इतनी चीज़ें आपने देखा, ये अपने आप में पर्याप्त है। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे ऑपरेशन मर्यादा की। ऑपरेशन मर्यादा की बात करेंगे। आप देख रहे होंगे कि इन दिनों 4 धाम यात्राएं भी बहुत ज़ोर शोर पे हैं। और अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि मैं 4 धाम की यात्रा पर रहूं, क्योंकि पहले से चीज़ें अरेंज हैं और प्रयास है जाने का। इसीलिए कुछ प्री रिकॉर्डिंग भी करके जा रहा हूं, जिससे आप सबकी कक्षाएं चलती रहें। तो ऑपरेशन मर्यादा की जब हम बात करते हैं तो सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो रुद्रप्रयाग पुलिस है, तो रुद्रप्रयाग वही स्थान है जिस जिले में श्री केदारनाथ धाम पड़ता है। श्री केदारनाथ धाम जो है इसी ज़िले में पड़ता है। तो रुद्रप्रयाग जो पुलिस है, इन्होंने तीर्थ यात्रा की मर्यादा
और पवित्रता को बनाए रखने के लिए जो है ऑपरेशन मर्यादा को लॉन्च किया है। इन दिनों भीड़ बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। तो ऑपरेशन मर्यादा का संबंध है उत्तराखंड के जिले रुद्रप्रयाग की पुलिस थे, जिन्होंने सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए तीर्थ यात्रा की मर्यादा सुनिश्चित करने और पवित्रता बनाए रखने के लिए इसकी शुरुआत की है। आपको बता दें, छोटा चार धाम के अंतर्गत गंगोत्री, श्री केदारनाथ, ठीक है, यमुनोत्री और बद्रीनाथ आते हैं। ये चार स्थान जो हैं छोटे चार धाम के अंतर्गत ये आते हैं। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। उत्तराखंड की जब हम बात कर रहे हैं, पिछले दिनों मैंने एक योजना बताई थी, पिरुल लाओ पैसा कमाओ। पिरुल लाओ पैसा कमाओ योजना क्या था? यहाँ पे सूखी पत्तियाँ इकट्ठा करनी थी पौधों की, एक विशेष प्रजाति की पौधों की बात की गई थी, और इसको 50 रुपये पर केजी के हिसाब से, ठीक है, 50 रुपये पर केजी के हिसाब से जो राज्य सरकार थी वो आपसे खरीद करती, जिससे कि जंगलों में लगने वाली जो आग है उस पर काबू पाया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अब यहाँ पे उत्तराखंड में एस्ट्रो टूरिज्म की भी शुरुआत हो गई है, जिसका नाम रखा गया है नक्षत्र सभा इसका नाम रखा गया है। और मसूरी से इसकी शुरुआत की गई है। मसूरी में एक स्थान है जिसका नाम है जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे इसकी शुरुआत की गई है। इसके लिए स्टार स्केप्स नामक एक कंपनी है जिन्होंने MOU साइन किया है। तो एस्ट्रो टूरिज्म अब आपको उत्तराखंड के मसूरी में भी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ फैक्ट मैं बता देता हूँ। जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ पे है, तो आप बताएंगे भारत का पहला डार्क स्काई पार्क जो है वो पेंच में है, पेंच टाइगर रिजर्व में, और पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में पड़ता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पे है, तो आप बताएंगे ये हेनले में है, ठीक है, कहाँ पे है, ये हेनले में है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, बात आती है सेला सुरंग की। किसकी बात आती है? सेला सुरंग की बात आती है। सेला सुरंग की यदि हम बात करें तो आपको याद रखने की ज़रूरत है कि सेला सुरंग कहाँ पे पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर ये सुरंग आपको देखने को मिलती है, ठीक है। 2.598 किलोमीटर की ये सुरंग है। और ये जो सुरंग है सेला सुरंग BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप की गई है। और तेजपुर, याद रखिएगा, तेजपुर से तवांग को जोड़ने वाला जो हाईवे है उसी हाईवे पर आपको ये सुरंग देखने को मिलती है। ये चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में इसलिए थी क्योंकि इसको इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पे हाईएस्ट टनल के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसलिए ये चर्चा में है क्योंकि इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा इसको हाईएस्ट टनल के रूप में मान्यता दी गई है। आपको ये भी याद रखना है कि सिंकुला टनल जो है जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो ये सबसे ऊंची टनल होगी, विश्व की सबसे ऊंची टनल होगी, क्योंकि इसकी ऊंचाई है 16,500 फीट, ठीक है। तो जब तक अभी सिंकुला कंप्लीट नहीं हो रही है तब तक आपको सेला सुरंग को याद रखने की ज़रूरत है, जो 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। सिंकुला कंप्लीट होने के बाद ये आपको याद रखना है कि 16,500 फीट की ऊंचाई पे है। 4.1 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है। और नीमू पदम दारचा जो रोड है वहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगी। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग वर्तमान समय में यदि कोई है तो 15,590 फीट की ऊंचाई पर है और ये चीन में है। तो वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची सुरंग चीन में है, लेकिन जब सिंकुला बन जाएगी तो विश्व की सबसे ऊंची सुरंग जो है वो भारत में होगी, जिसकी लंबाई होगी 4.1 किलोमीटर। और मनाली लेह हाईवे के विकल्प के तौर पे जो नीमू पदम दारचा रोड है वहाँ पर ये देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है एक्शन ऑन सॉल्ट एंड हाइपरटेंशन। एक्शन ऑन सॉल्ट एंड हाइपरटेंशन। आपको बता दें कि WHO द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें बताया गया है कि यूरोप में 40% हृदय रोगों का जो कारण है वो यही है, सॉल्ट है। कैसे? WHO के अनुसार कि एक व्यक्ति को, ठीक है, एक व्यक्ति को एक दिन में 5 ग्राम से ज़्यादा नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन वैश्विक स्तर पे यदि मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो नमक का सेवन हो रहा है वो कजाकिस्तान और कजाकिस्तान के साथ साथ किर्गिस्तान में हो रहा है। यहाँ पे प्रति व्यक्ति यदि औसत देखें तो 17 ग्राम पर पर्सन नमक का सेवन किया जा रहा है। सबसे कम कहाँ पे हो रहा है? तो माल्टा में हो रहा है। माल्टा में कितना हो रहा है? 4.9 ग्राम पर डे यहाँ पे नमक का सेवन एक व्यक्ति करता है। तो सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और सबसे कम माल्टा। और यूरोप में जो 40% मौत हृदय रोगों के कारण हो रही हैं उनमें इसका एक अहम योगदान है, इसलिए इसको याद रखने की आवश्यकता है। अगला आता है टॉपिक श्रिंकिंग डेमोक्रेसी, ग्रोइंग वायलेंस, इंटरनेट शटडाउन। इन 2023 यहाँ पे बात हो रही है श्रिंकिंग डेमोक्रेसी, ग्रोइंग वायलेंस, इंटरनेट शटडाउन 2023। ये रिपोर्ट कहती है कि वैश्विक स्तर पे किस देश में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन उनकी आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों के कारण या बाह्य सुरक्षा की चुनौतियों के कारण हुआ है। तो सबसे ज़्यादा भारत में हुआ है। भारत में वर्ष 2023 में 116 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ है और सबसे ज़्यादा जम्मू और कश्मीर के कश्मीर क्षेत्र में हुआ है। दूसरे स्थान पे म्यांमार आता है। म्यांमार में इंटरनेट शटडाउन की बात करें तो 37 बार 2023 में हुआ है। तीसरे स्थान पे ईरान आता है। ईरान में इंटरनेट शटडाउन 34 बार हुआ है। तो भारत में ये रेशियो बहुत ज़्यादा है इंटरनेट शटडाउन का, ये रिपोर्ट यही बताती है, तो इसको भी याद रखने की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। जो होमवर्क दिया जाता है उसको अनिवार्य रूप से कंप्लीट करके शेयर किया करें और बाकी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद बहुत।